गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन एक विशेष टॉपिक के बारे में डील करने जा रहे हैं और विशेष टॉपिक या उस पेचीदा टॉपिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है वाटर सील ड्रेनेज और क्लॉचस ड्रेनेज। वाटर सील ड्रेनेज और क्लॉचस ड्रेनेज एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होता है जो कि आपकी जो प्लूरल स्पेस होता है, अगर प्लूरल स्पेस आपका पहले देखेंगे उसके बाद में कि वाटर सील ड्रेनेज क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या इसकी रिक्वायर्ड होती है, क्यों नीडफुल होता है, इसका क्या पर्पस होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आज मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन डील करते हैं कि वाटर सील ड्रेनेज क्या होता है। तो वाटर सील ड्रेनेज एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होता है जो कि आपकी जो लंग्स होता है, लंग्स का जो प्लूरा होता है, प्लूरा में अगर कोई लंग्स में जो प्लूरा होता है पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा जो कि लंग्स की आउटर लेयर होती है, जबकि विसरल प्लूरा होता है वो आपका इनर लेयर होती है लंग्स की। अगर दोनों प्लूरा के बीच में एक प्लूरल स्पेस पाया जाता है और प्लूरल स्पेस में 5 से 15 ml जो प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, अगर इस स्पेस में अगर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसी भी तरीके से एयर का एक्यूमुलेशन हो जाए या फिर आपके फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है एयर और फ्लूइड का, तो उसका ड्रेन करने के लिए एक सिस्टम निजात किया गया है जिसे वाटर सील ड्रेनेज और क्लॉचस ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं कि वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपकी प्लूरल कैविटी या जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है एयर का या फिर आपके फ्लूइड का, तो उसको रिमूव आउट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए चेस्ट में एक ट्यूब डाली जाती है और चेस्ट ट्यूब डाल करके उस वाटर या एयर को आपको प्लूरल कैविटी से या प्लूरल स्पेस से आपको बाहर निकाला जाता है और उसी जो माध्यम होता है या जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसी ड्रेनेज सिस्टम को वाटर सील ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि एनाटॉमी ऑफ, थोड़ी सी इसके बारे से पढ़ने से पहले आपको लंग्स की एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। तो लंग्स होता है वो आपका थोरेसिक कैविटी में होता है। ये देखिए, ये मेरा क्रेनियम कैविटी है, उसके बाद में आती है आपकी थोरेसिक कैविटी, उसके बाद में जो सबसे बड़ी कैविटी या लार्जेस्ट कैविटी होती है वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है और उसके नीचे में आती है आपकी पेल्विक कैविटी। तो जो लंग्स होते हैं वो आपकी थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये आपका स्पंजी टाइप के होते हैं, दो पाए जाते हैं, एक राइट साइड में होता है एक लेफ्ट साइड में होता है और इसके बीच, दोनों के बीच में मीडिया स्टीनम पाया जाता है और मीडिया स्टीनल स्पेस में आपका हार्ट सिचुएटेड होता है जो कि लेफ्ट साइड होता है। इसलिए मीडिया स्टीनम की वजह से आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है वो स्लाइटली शॉर्ट होता है या छोटा होता है या स्मॉल होता है, बजाय राइट की तुलना में राइट बड़ा होता है, क्योंकि राइट बड़ा होता है, राइट होता है, राइट लंग्स होगा, ये राइट लंग्स, ये आपकी ट्रेकिया, ट्रेकिया आके चल करके आपकी कैरिना और कैरिना से डिवाइडेड हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और ये आगे चल करके आपके यहाँ पर लंग्स, ये लंग्स, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, राइट लंग होता है, राइट लंग और राइट लंग एंड लेफ्ट लंग्स। जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब पाए जाते हैं, जबकि राइट लोब होता है उसमें आपके 3 लोब्स पाए जाते हैं। राइट लोब होगा 3 लोब से मिलकर के बना हुआ होता है, जबकि लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है, स्मॉलर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मीडिया स्टीनल सरफेस होता है और यहाँ पर आपका हार्ट सिचुएटेड होता है, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर अब इसकी जो लेयर होती है ये आपका सुपीरियर हो गया, ये आपका मीडियल लोब हो गया, ये आपका इंफीरियर लोब हो गया। तो ये सुपीरियर लोब हो गया, ये आपका मीडियल लोब हो गया और ये आपका इंफीरियर लोब, ये इधर सुपीरियर होता है और ये इधर में इंफीरियर लोब होता है। इसमें मीडियल लोब नहीं पाया जाता है, 2 लोब होते हैं, इसमें 3 लोब होते हैं
और फीचर्स भी पाए जाते हैं। अब फीचर्स होते हैं इसमें, वो आपका हॉरिजॉन्टल फीचर होगा, एक एक ऑब्लिक फीचर होता है, जबकि लेफ्ट लंग में केवल आपका ऑब्लिक फीचर पाया जाता है। ये आपका लंग्स हो गया। ये आपका यहाँ पर आपका मीडिया एक्सटर्नल स्पेस है, और मीडिया एक्सटर्नल स्पेस में आपका हार्ट पाया जाता है। और अब जो आपकी लंग्स होता है, ये आपकी ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे चल करके प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई से आगे चल करके प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइडेड हो जाती है। तो लंग्स होगा, लंग्स में आपकी दो लेयर होती है। अब ये लंग्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है, ये लंग्स की कवरिंग हो गई। ये आपकी हो गई पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली कवरिंग होती है वो विसरल प्लूरा होती है। विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा होगी। पैराइटल प्लूरा होती है आपकी बाहर वाली कवरिंग होती है, जबकि इनर मोस्ट या अंदर वाली जो लेयर होती है, कवरिंग होती है लंग्स की, उसको आपको विसरल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। और ये आपका होता है वो प्लूरल स्पेस। दोनों लेयर के बीच में प्लूरल स्पेस पाया जाता है, और प्लूरल स्पेस में 5 से लेकर के 15 ml इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। 5 से 15 ml इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। अब देखिए, जब भी अगर इसमें आपकी जो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो प्लूरल स्पेस है, अगर इसमें एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, चाहे एयर का हो चाहे फ्लूइड का हो, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको वाटर सील ड्रेनेज की आवश्यकता होती है, जिसे क्लोज चेस्ट ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। इसमें एक चेस्ट में या आपके लंग्स में, आपकी प्लूरल कैविटी में एक चेस्ट ट्यूब डाल करके उसको उसके थ्रू आपकी ड्रेन आउट किया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको ड्रेन आउट किया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को वाटर सेल ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। अब आपका जो राइट लंग होता है उसमें आपका 10 सेगमेंट्स होते हैं, जबकि लेफ्ट लोब होता है उसमें आपके 8 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये आपकी नॉर्मल एनाटॉमी हो गई, जो कि अब आपको टॉपिक को समझने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो वाटर सील ड्रेनेज का मतलब हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसका पर्पस क्यों जरूरी होता है, वाटर सील ड्रेनेज या क्लोज चेस्ट ड्रेनेज की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका पता लगाने के लिए अपन को स्टडी करनी है, और स्टडी करनी है तो इसके पर्पस के बारे में देखेंगे कि इसका पर्पस क्या होता है, कि क्यों आपको नीड होती है वाटर सील ड्रेनेज की, आपको रिक्वायर क्यों पड़ी। तो आपको या तो आपको रिमूव करनी है, टू रिमूव द एयर और फ्लूइड को अगर आपको रिमूव करना है फ्रॉम प्लूरल स्पेस से अगर आपको फ्लूइड और एयर को रिमूव करना है, तो उसको आपको वाटर सील ड्रेनेज की आपकी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। या फिर आप इसमें कोई भी ट्रीटमेंट या थोरेसिक कैविटी का रिटर्न द नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर ऑफ प्लूरल स्पेस, या फिर आपको टू रिटर्न वापस से आप अपना नेगेटिव प्रेशर है थोरेसिक कैविटी का वो जनरेट करना चाहते हैं, टू रिटर्न द नेगेटिव प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी, नेगेटिव प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी या प्लूरल स्पेस या थोरेसिक कैविटी का अगर आप वापस से नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको वाटर सील ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। या फिर आपका लंग्स है वो कोलैप्स हो चुका है। अब क्या हो गया कि अगर लंग्स कोलैप्स हो चुके हैं, लंग्स अगर कोलैप्स हो चुका है, तो उनको वापस से री एक्सपैंड री एक्सपैंड करने के लिए, अगर लंग्स है वो अगर आपकी कोलैप्स हो चुका है, तो उसको री एक्सपैंड करने के लिए भी आपको वाटर सील ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। अब यह आपको ट्रीट करना है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल पर्पस, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट के पर्पस से देखें, तो अगर आपको ट्रीट करना है न्यूमोथोरैक्स को, न्यूमोथोरैक्स और न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है
कि अगर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है, अगर एयर का प्लूरल स्पेस में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है अगर एयर का, तो उसे न्यूमोथोरैक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फ्लूइड का हो गया, तो फ्लूइड का अगर एक्यूमुलेशन हुआ है, अगर फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को ट्रीट करना है तो उसका होगा हाइड्रोथोरैक्स। अगर आपको हाइड्रोथोरैक्स को ट्रीट करना है तो उसको, अगर आपको हाइड्रोथोरैक्स को ट्रीट करना है यानी कि फ्लूइड का एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसे हाइड्रोथोरैक्स के नाम से जाना जाता है। और अब फ्लूइड में बहुत सारे फ्लूइड्स हो सकते हैं, आपका ब्लड हो सकता है, अगर ब्लड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हुआ है तो उसे हीमोथोरैक्स कहेंगे। हीमोथोरैक्स के नाम से जाना जाएगा। अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो हीमोथोरैक्स के नाम से जाना जाएगा। पस का हुआ है तो पाइलोथोरैक्स के, अगर एक्यूमुलेशन हुआ है पस का तो उसको पाइलोथोरैक्स के नाम से जाना जाएगा। और अगर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हुआ है आपका लिम्फ का तो उसको जाना जाता है आपका काइलोथोरैक्स। अगर आपका एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हुआ है लिम्फ का, अगर लिम्फ का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हुआ है तो उसे काइलोथोरैक्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि आपका पर्पस क्या क्या हो गया। पहला पर्पस तो आपको एयर और फ्लूइड को रिमूव करना है आपकी बॉडी कैविटी या आपके प्लूरल स्पेस से, तो आपको ड्रेनेज की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पे आता है कि आपका जो नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स में, वो उसको अगर वापस से आप गेन करना चाहते हैं, अगर कोलैप्स हो चुके हैं लंग्स तो उसमें आपका पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है, नेगेटिव प्रेशर वहां पर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो वापस से अगर लंग्स कोलैप्स हो चुके हैं तो उसको वापस से रीएक्सपेंड करने के लिए भी आपको वाटर सील ड्रेनेज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अगर आपको ट्रीटमेंट करना है न्यूमोथोरैक्स का, जो कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है एयर का, हाइड्रोथोरैक्स का जिसमें कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लग जाता है फ्लूइड का। अब फ्लूइड में अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो हीमोथोरैक्स कहलाएगा, पस का हुआ है तो पाइलोथोरैक्स कहलाएगा, और अगर आपका लिम्फ का हुआ है तो काइलोथोरैक्स के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका पर्पस इसके कंप्लीट हुए कि किस किस वजह से आपको किस किस वजह से आपको जरूरत होती है। अभी वाटर सील ड्रेनेज में 3 बोतल होती है। वाटर सील ड्रेनेज या क्लोज चेस्ट ड्रेनेज में आपकी 3 बोतल्स आती है और 3 बोतल्स अलग अलग होती है। इसमें 3 बोतल्स बनाई जाएगी और 3 बोतल होगी, वो एक आएगी आपके पेशेंट, ये पेशेंट था मान लीजिए पेशेंट, अगर पेशेंट में न्यूमोथोरैक्स होता है, अगर न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट करना है तो पेशेंट में आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में निडल डालनी पड़ती है, और जो निडल डालोगे वो आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको निडल डालनी है। और अगर बात करूं मैं कि अगर आपको निडल न डाल करके चेस्ट ट्यूब डालनी होती है तो चेस्ट ट्यूब होगी वो आपकी मिड एक्सिलरी लाइन, ये एक्सिला है और एक्सिला से लाइन ड्रॉ करेंगे तो मिड एक्सिलरी लाइन, और मिड एक्सिलरी लाइन में अगर आपको जब भी आपको चेस्ट ट्यूब डालने की आवश्यकता होगी तो मिड एक्सिलरी लाइन में डालेंगे। अगर एयर को रिमूव करना है तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में डालते हैं। अगर फ्लूइड को रिमूव करना होता है तो 8 to 9 या 7 to 8 या 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में आपका चेस्ट ट्यूब डाली जाती है, वो मिड क्लेविकुलर में डाली जाएगी। जबकि आपका अगर स्पॉन्टेनियस आपका न्यूमोथोरैक्स हुआ है और उसको तुरंत हाथों हाथ आपके पास इमरजेंसी में उसको ट्रीट करना होता है तो उसको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में एक निडल डाल करके और मिड क्लेविकुलर लाइन, ये क्लेविकल है, क्लेविकल से मिड लाइन बनाएंगे और उसमें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में एक निडल डाली जाती है। 16 गोज की या 18 गोज की निडल डाल करके आप तुरंत उसको वहां से जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हुआ था एयर का उसको आपको रिमूव आउट करना होता है, और पेशेंट की सिचुएशन में जान जा सकती है, इसलिए पेशेंट को तुरंत आपको इंटरवेंशन करके उसकी जान को बचाना होता है। तो अब ये कैसे वर्क करता है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमनली आपको निडल डालनी है
या एयर और आपका फ्लूइड को रिमूव करने के लिए आपको कॉमनली आप कौन सी साइड पर आपको चेस्ट ट्यूब लगा सकते हैं, तो फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आप कॉमनली लगा सकते हैं, जो दोनों में ही यूजफुल होती है, एयर को ड्रेन करने में भी और फ्लूइड को ड्रेन करने में भी। अब ये पूछा जाता है कि एयर को ड्रेन करना है तो क्यों आपकी सेकेंड इंटरकोस्टल यूज किया जाएगा, जबकि फ्लूइड को ड्रेन करना है तो आपका 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस में क्यों करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, जब भी आपकी जो एयर होती है क्या होती है, आपका उसका वेट होता है या उसका जो भार होता है वो कम होता है, इसलिए वो जो कम हल्की वस्तुएं होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और एयर होती है वो नीचे से जाकर के ऊपर की साइड जाएगी, तो ऊपर जाकर उसका एक्यूमुलेशन होता है कॉमनली। लेकिन फ्लूइड होता है उसका वेट होता है और वो ग्रेविटी फोर्स से या ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की साइड में चला जाता है, तो आपका नीचे जाकर एक्यूमुलेशन होगा, तो उसको ड्रेन करने के लिए आपको 8th और 9th में डालना पड़ेगा, जबकि एयर को ड्रेन करने के लिए आप सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में यूज करते हैं। अब इसके बाद में जो 3 बॉटल्स इसमें यूज करते हैं या 3 आपके कंटेनर होते हैं, जो फर्स्ट वाला कंटेनर होता है वो आपका पेशेंट की साइड से आएगा, और ये पेशेंट है, ये पेशेंट की साइड से आता है और इसको नाम से जाना जाता है आपका कि ड्रेनेज बोतल। ये पेशेंट है और इसमें 2 ट्यूब लगी हुई होती है। ये आपकी ये ट्यूब आएगी वो पेशेंट साइड से आती है, पेशेंट साइड से ट्यूब कनेक्टेड होती है पेशेंट की चेस्ट से या पेशेंट के प्लूरल कैविटी से। उसके बाद में ये होगा और ये सेकंड इंटरकोस्ट सेकंड वाले में जाएगी, और सेकंड जो चैम्बर होता है वो आपका होता है वाटर सील चैम्बर। अब वाटर सील चैम्बर में क्या होगा, वाटर सील चैम्बर और वाटर सील चैम्बर में आपका एनएस या आपको फीलिंग करना होता है, एनएस और वाटर से उसकी फीलिंग करके रखनी होती है। इसमें या तो एनएस फिल करते हैं या इसमें वाटर की फीलिंग करके रखते हैं। इसमें या तो 100 ml, ये हो गई आपकी ड्रेनेज बोतल, ये आपका होता है वाटर सील बोतल जो कि आपका सील बनाने का काम करती है, और सील बनाने का काम करती है तो ये आपकी जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है एयर का चेस्ट में, तो उसको जब भी ये वाटर में सील बनाने का काम करेगी, और ये जब सील बनाएगी तो आपकी जो लंग्स में जो एयर जाने की या एस्केप करने की जो भी आपकी वो होती है उसको प्रिवेंट करती है। जहाँ अगर इसमें वाटर नहीं होगा तो ये यहाँ से एयर होगी, एनवायरमेंटल एयर आएगी, और एनवायरमेंटल एयर होगी वो आपकी वापस से लंग्स में चली जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें वाटर या 100 ml एनएस से इसको फिल किया जाता है। उसके बाद में तीसरा पोर्ट होता है या तीसरा जो बोतल होती है उसको आपको जोड़ दिया जाता है आपके सक्शन पोर्ट, और ये सक्शन पोर्ट से इसको जोड़ दिया जाएगा। ये इसमें सक्शन पोर्ट से इसको जोड़ देते हैं और ये जाकर के इधर सक्शन एपरेटस होगा, सक्शन एपरेटस से, और सक्शन एपरेटस में क्या होता है, ये आपका नेगेटिव प्रेशर होगा, ये यहाँ पर जनरेट होता है नेगेटिव प्रेशर, ये यहाँ से आपकी एयर आएगी और इसके थ्रू ये इधर से जा करके ये आपका जो सक्शन होती है उसमें जाकर के नेगेटिव प्रेशर होगा, और नेगेटिव प्रेशर में सक्शन से ये आपकी एनवायरनमेंट में या आपके सक्शन पोर्ट में चली जाती है। तो सबसे पहले पेशेंट की साइड से आएगी, पेशेंट की साइड से ड्रेनेज बोतल होती है जिसमें कि पेशेंट से जो भी ड्रेन आएगा उसमें आपकी एयर हो सकती है या फ्लूइड हो सकता है, इस बोतल में आएगा। इसमें आने के बाद एयर और फ्लूइड आपका एयर होगी वो आपकी वाटर सील बोतल में एंट्री करेगी, और वाटर सील बोतल में आपको एनएस से या फिर आपकी 100 ml एनएस या फिर वाटर से उसको फिल करके रखना होता है ताकि वो एयर की एंट्री को प्रिवेंट कर सके और प्रिवेंशन कर सके, आपके न्यूमोथोरैक्स को फर्दर होने से बचा सकता है। फिर सक्शन बोतल में आएगी वो एयर और फ्लूइड सक्शन बोतल के थ्रू या सक्शन कर लिया जाएगा। तो ये आपकी मेनली फिजियोलॉजिकल होता है, ये फिजिकल
या फिजियोलॉजिकल कैसे वर्क करता है ये अपन ने देख लिया है। इसके बारे में अपन देखते हैं कि आपको थोरेसिक सर्जरी होती है तो भी आपको वाटर सील ड्रेनेज लगाने की आवश्यकता होती है। अब आता है इसका कि इंटरवेंशन आपको क्या करना है। इंटरवेंशन में आपको क्या करना होता है। इंटरवेंशन की बात करूं तो फर्स्ट तो आपको जब भी आप इसमें से प्लूरल कैविटी से या आपका वाटर सील ड्रेनेज से जब भी प्लूरल फ्लूइड की आप ड्रेन आउट करते हैं तो अगर आपका प्लूरल फ्लूइड 70 से और 100 ml यानी 72 मोर देन 70 से 100 ml से ज्यादा आ रहा है पर हावर तो आपको इसमें नोटिफाई करना होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको नोटिफाई करना होता है। एससीपी को आपको नोटिफाई करना होगा। अगर आपका 70 और 100 से 70 ml और 100 ml से ज्यादा अगर आपका फ्लूइड आ रहा है पर हावर तो आपको एससीपी को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन को आपको कांटेक्ट करना होता है या उनको बताना होता है। वाटर सील ऑसिलेट ड्राइज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो वाटर सील बोतल था उसमें जब भी आप वाटर होगा वो ओसिलेट करेगा। ओसिलेशन का मतलब होता है कि जब भी अपन इंस्पिरेशन करेंगे तो इंस्पिरेशन के दौरान जो वाटर सील बोतल में आपका जो फ्लूइड भरा हुआ था वो 2 सेंटीमीटर 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर उसमें राइज देखने को मिलेगा। लेकिन जब अपन एक्सपिरेशन करेंगे तो उस दौरान आपका जो वाटर सील बोतल में आपका एनएस या वाटर भरा हुआ था उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर वो बिलो चला जाएगा या उसका जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। तो जब भी अपन इंस्पिरेशन करते हैं तो उसका लेवल होता है जो वो बढ़ता है, जबकि एक्सपिरेशन के दौरान उसका लेवल होगा वो कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पर्सन को वाटर सील ड्रेनेज या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा हुआ है और अगर वहां से इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है तो किसको प्रदर्शित करता है। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग है, इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है, इंटरमिटेंट बबलिंग है तो इंटरमिटेंट बबलिंग होगी वो आपको बताती है कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। ये आपकी नॉर्मल फाइंडिंग हो जाए, नॉर्मल फाइंडिंग है अगर इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर सील ड्रेनेज लगा हुआ है और पर्सन में कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है। अगर पेशेंट में कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बबलिंग होती है तो ये आपकी एयर लीकेज को इंडिकेट करती है। अगर पर्सन में कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है तो आपकी ये एयर लीकेज को बताएगी और बताएगी कि पर्सन में वहां से एयर का लीकेज हो रहा है। ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं होती है। इसमें आपको एससीपी या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद में ऑसिलेशन देख लिया कि लंग्स में जब भी आपका ऑसिलेशन होगा या इंस्पिरेशन होगा तो 1 से 2 सेंटीमीटर वाटर राइज होगा, जबकि एक्सपिरेशन के दौरान 1 से 2 सेंटीमीटर उसमें कमी देखने को मिलती है। उसके बाद में आपका कि वाटर में जो ऑसिलेशन हो रहा था वो कब कब स्टॉप हो सकता है। ओसिलेशन आपका कब स्टॉप हो जाएगा तो उसमें पहला होता है कि आपके जो लंग्स थे वो फुल्ली एक्सपेंड हो चुके हैं। कि आपका जो ओसिलेशन होना कब स्टॉप हो जाता है, फर्स्ट आता है इसमें कि जो लंग्स थे वो आपके फुल्ली एक्सपेंड हो गए। अगर लंग्स आपके एक्सपेंड हो गए हैं तो उससे भी आपका लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे तो ओसिलेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में आता है ये आपका पॉजिटिव होता है, जिस काम के लिए आपने इसको भेजा था या जिस काम के लिए आपने इसका पर्पज सिद्ध करने के लिए आपने इसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डाला था वो आपका पर्पस पूरा हो गया।
कि लंग्स थे वो वापस से रीएक्सपेंड हो चुके हैं, वो वापस से फुल्ली डायलेटेड हो चुके हैं, अब उसमें कोलैप्स नहीं है, तो वापस से आपके ऑसिलेशन स्टॉप हो गया। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसके अलावा भी कई नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, और उसमें पहला आता है कि आपका जो ड्रेनेज है वो वर्क नहीं कर रहा है, ड्रेनेज है वो वर्क नॉट वर्किंग। अगर ड्रेनेज होगा वो वर्किंग नहीं कर रहा है, यानी कि नॉट वर्किंग है, यानी कि जिस पर्पज से आपने इसको यहाँ भेजा था या लगाया था वो आपका पर्पज पूरा नहीं हो रहा है, उसको वर्किंग ही नहीं कर रहा, तो ऑसिलेशन नहीं होगा। अगर आपका ट्यूब में कोई किंकिंग हो जाती है, ट्यूब किंकिंग हो जाती है, या ट्यूब में आपकी ट्विस्टिंग हो जाती है, तो भी आपका ऑसिलेशन होगा वो बंद हो जाएगा। या फिर आपकी ट्यूब आपने टू लार्ज या टू लॉन्ग ट्यूब आपने यूज कर ली, बहुत लंबी ट्यूब आपने यूज कर ली है, जिसमें कि आपका कोई लूप प्रेजेंट है, अगर लूप प्रेजेंट है, ऐसी ट्यूब भी आपने यूज कर ली है, तो भी आपका ऑसिलेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। अगर सक्शन कंट्रोल बोतल में विगोरस बबलिंग होती है तो एयर लीकेज को दिखाता है, जबकि आपकी जेंटल बबलिंग होती है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। इसके बाद में अपन को देखना है कि आपका, हाँ, और एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसी में से, कि आपका जब भी माना कोई पर्सन है या नर्स है वो पेशेंट की केयर कर रही है वार्ड में, जिसको कि आईसीडी लगा हुआ है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, या क्लॉथ चेस्ट ड्रेनेज लगा हुआ है, या वाटर सील ड्रेनेज लगा हुआ है, और उसकी जो ट्यूब थी वो पुल आउट हो गई। अब पेशेंट के ये यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर आईसीडी लगा हुआ था, मिड एक्सिलरी लाइन में मेरे को आईसीडी लगाया गया था, और वहां से ट्यूब निकल करके एक्सीडेंटली रिमूवल हो जाती है, ये ट्यूब थी और ये ट्यूब यहां से निकल करके बाहर हो जाती है, तो नर्स का सबसे पहला प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा? तो सबसे पहला इसमें जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन होता है वो होता है आपको कि आपको एक स्टेराइल गोज पीस लेना है, और उस स्किन को वहां पर पिंच करके स्टेराइल गोज पीस से आपको उसको प्रेस करके रखना होता है, ताकि आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसमें एंटर ना करे और प्रिवेंशन कर सके, या जो फर्दर आपके न्यूमोथोरैक्स के चांसेस है उसको प्रिवेंट कर सके। तो उसमें स्टेराइल गोज पीस होगा, उससे आपको उसको पंच करना है और वहां से आपको प्रेशर अप्लाई करके रखना है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो ट्यूब थी वो वाटर सील ड्रेनेज से हट करके बाहर हो गई है, पानी से बाहर आ गई है, तो फिर नर्स का क्या रोल होगा? तो नर्स का रोल होगा कि जितना जल्दी हो सके आपको तुरंत इमीडिएटली उसको वापस से इंसर्ट करना होता है वाटर के अंदर, जिससे कि आपकी एयर एंट्री होगी वो प्रिवेंशन किया जा सके उसके एयर लीकेज को, या सॉरी उसके जो फर्दर एयर का न्यूमोथोरैक्स को डेवलप होने से फर्दर बचाया जा सके। अब जब भी आपको पर्सन को वाटर सील ड्रेनेज लगा हुआ है तो ड्रेनेज क्या करता है, इसका फ्लो होता है वो ग्रेविटेशनल फ्लो होता है, यानी कि ग्रेविटी के थ्रू ये फ्लो होगा, वो जाकर के ड्रेन होता है। तो आपको हमेशा पर्सन को फाउलर पोजीशन दे के रखना होता है। अब फाउलर में आपका 60 से लेकर के 90 डिग्री यानी 60 टू 90 डिग्री उसका हेड एलिवेशन करके रखना होता है, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से आसानी से वो ड्रेन आउट हो सके। तो इसका अपन ने फाउलर पोजीशन दे दी उसको, और हमेशा जो भी वाटर सील ड्रेनेज होगा, ये नहीं कि मेरा वाटर सील ड्रेनेज यहाँ लगा हुआ है, मैंने आपकी बात मान करके फाउलर पोजीशन भी दे दी, लेकिन फाउलर पोजीशन दे करके मैंने क्या उद्यम मचा दिया या क्या गलती कर दी? तो उसका जो फाउलर पोजीशन देने के बाद मैंने उसका वेस्ट लेवल से नीचे ना रख के ड्रेनेज सिस्टम को
और उसके हेड से भी ऊपर रख दिया, मान लो पर्सन था वो सुपाइन पोजीशन में था पहले, मेरे कहने पर आपने उसको फाउलर पोजीशन दे दी, लेकिन जो आपका उसका ड्रेनेज बोतल का जो सिस्टम था उसने आपको उठा करके आपने उसको टेबल के ऊपर रख दिया, और टेबल थी वो आपकी हेड से भी ऊपर थी, तो उसमें कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा और आपका सिस्टम होगा वो कभी वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बनाए रखने के लिए हमेशा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको बिलो द वेस्ट लेवल हमेशा कमर से नीचे रखना होता है, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से वो आसानी से इजी वे में वो उसका ड्रेन हो सके। अब आपने देख लिया था कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे, और अगर इमरजेंसी में करना है न्यूमोथोरैक्स को रिजोल्व, इमरजेंसी कंडीशन है तो तुरंत आपको 18 गोज या 16 गोज की निडल डालनी होती है मिड क्लेविकुलर लाइन में, और निडल डाल करके वहां से आपकी एयर को एस्केप करते हैं। जबकि अगर आपको ट्यूब डालनी होती है तो मिड एक्सिलरी लाइन में डालेंगे, और अगर न्यूमोथोरैक्स है तो सेकंड में डालेंगे, और अगर हाइड्रोथोरैक्स है या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, ब्लड का एक्यूमुलेशन है, काइलोथोरैक्स है या सीरस फ्लूइड कोई भी किसी प्रकार का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए आपको 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में डालनी होती है। 16 से 18 होस की निडल इसमें यूज करते हैं। और आपका अगर पूछ लिया जाए कॉमनली फ्लूइड और आपका फ्लूइड और एयर को रिमूव करने के लिए कौन सी साइट यूज कर सकते हैं, तो आपको 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस में आप लगा सकते हैं। इसमें दोनों का ही ड्रेनेज किया जा सकता है, इसलिए ये। और जब भी अब आप बारी आती है कि वाटर सील ड्रेनेज हो गया, इसका आपने काम देख लिया कैसे काम करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद में जब आप इसको रिमूव करने की बारी आती है, तो जब आपका रिमूवल करेंगे वाटर सील ड्रेनेज या चेस्ट ट्यूब को जब आपको रिमूवल किया जाएगा, तो रिमूवल के दौरान आपको वल्सैल्वा मैनेवर यूज करना है। और वल्सैल्वा मैनेवर यूज करते वल्सैल्वा मैनेवर यूज करेंगे, और वल्सैल्वा मैनेवर का मतलब होता है कि पर्सन को बोलना है कि डीप ब्रीथ करे, डीप ब्रीथ करने के बाद उसको होल्ड करना है, और बियर डाउन इफेक्ट के दौरान जब भी आप उसको पुल डाउन करें तो उसी टाइम बियर डाउन एफर्ट के साथ साथ उसको एक्सपीरेशन करना होता है, ताकि इजी वे में वो ट्यूब होती है वो आसानी से निकल करके बाहर आ सके। तो जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, तो इसी कारण जो जग कहता है उसके बारे में ना सुने, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। आप क्या सोचते हैं ये मायने रखता है कि जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा। कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल मेरे दोस्त तुझे सारा जहान देखता है। तो इसलिए आप अपने तरीके से आपकी कंटिन्यूटी के साथ में स्टडी करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। सफलता हमेशा समय मांगती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए आपको अपने ईमानदारी के साथ में होनेस्टली ले और मोटिवेटेड रहते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद में कल अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नए एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना जब फर्ज अदा करो, हम अपने फर्ज अदा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।